देखिए आपका फर्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल मोमेंटम, मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ये जो m1 ऑब्जेक्ट है इसको हमने a नाम दे दिया, इसको हमने b नाम दे दिया। ये अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u1 है। ये अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u2 है। कुछ टाइम के बाद ये आपस में कोलाइड करते हैं। क्या पता ये इस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उस टाइम इन दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो आपस में मीट करती है। जो ये ऑब्जेक्ट है ये सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, बी पर फोर्स लगाता है ए ऑब्जेक्ट, और जो ये वाला बी ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये कोलिजन के टाइम की बात है जहाँ पर टोटल इनका जो मास होता है वो एक दूसरे के मतलब सम के इक्वल होता है। अब मान लो कोलिजन के बाद ये अलग अलग चलते हैं, तो इसके जो ए ऑब्जेक्ट है, देखिए मास तो इसका चेंज नहीं होगा, मास तो इसका m1 ही रहेगा, इसका मास भी m2 ही रहेगा। कोलिजन में इसका कोई मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। मान लो इसकी वेलोसिटी अब फाइनल वेलोसिटी है जो v1 मान ली हमने, और यहाँ से इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी। अब आपको पता है कि जब इनका में कोलिजन होता है, कोलिजन के टाइम में तो इनमें जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो FAB है वो इक्वल होगा माइनस FBA के, सेकेंड फोर्स के नेगेटिव के, लिख सकते हैं। तो आप इस लिख सकते हैं इसकी वैल्यू जो हमने मोमेंटम की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। ए ऑब्जेक्ट है तो इसको ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इक्वल होगा सेकेंड ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज के, नेगेटिव के इक्वल। अब आपको पता है इसका वैल्यू, इसका टोटल मोमेंटम अगर हमें लिखना हो तो इसका टोटल मोमेंटम हम कितना लिखेंगे, ए ऑब्जेक्ट का। देखिए ए ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका फाइनल मास फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा टोटल मोमेंटम में चेंज, m1 माइनस v1 कितना हो जाएगा, m1 माइनस u1 अपॉन में टाइम है dt इक्वल माइनस। इसी तरीके से आप सेकेंड ऑब्जेक्ट का लिखेंगे तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 और अपॉन में dt। देखिए टाइम से टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका सोल्व करने पर क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल हो जाएगा, इसकी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आएगा माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2। अब देखिए m2 v2 को आप इधर लेकर आओ और m1 u1 को आप इधर लेकर आओ, तो जब m1 u1 को इधर लेकर जाओगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल, इसको इधर लेके जाओगे ये भी नेगेटिव में है तो ये कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इधर है हमारे पास m1 v1 पहले से ही, और इधर हो जाएगा ये m2 v2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये है हमारा टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले का। देखिए कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम कितना था, इसका मोमेंटम था m1 v1 m1 u1, और इसका मोमेंटम था m2 u2, और टोटल मोमेंटम कहते हैं तो दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरीके से ये क्या है हमारा कोलिजन के बाद का मोमेंटम टोटल। देखिए कोलिजन के बाद का हमारा टोटल मोमेंटम कितना था, इसका मोमेंटम कितना होगा टोटल, ये हो जाएगा m1 v1, और इसका मोमेंटम कितना होगा टोटल m2 v2, और दोनों का टोटल अगर हमें निकालना हो पूरे का तो इन दोनों का सम, ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो हमारा यही इसमें प्रूव होता है कि टोटल जो मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कंजर्व रहता है। ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम हो आफ्टर कोलिजन के। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कोलिजन में जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है।